हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। आगे कैरी करते हैं अपनी डिस्कशन को और बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ के बारे में। नंबर 1 है कीस्टोन स्पीशीज़। मैंने जैसा कि आपको प्रीवियस लेक्चर वाइंड अप करते हुए बताया था, 7 प्रकार की ब्रॉडर कैटेगरी की जो स्पीशीज़ हैं वो आपको यहाँ पर इस डायग्राम में मिल जाएंगी। ठीक है, नीचे सिर्फ रेफरेंस के लिए आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब क्योंकि दे रखी है तो एक बार के लिए मैं आपको दिखवा देता हूँ, वैसे कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। कीस्टोन स्पीशी, हमने क्या पढ़ा था इसके बारे में? ये एक ऐसी स्पीशी होती है जिसके इकोसिस्टम में आने से या इसके जाने से मेजर चेंजेस आते हैं। ठीक है, मेजर चेंजेस किस चीज़ में आते हैं कि दूसरी स्पीशी जो है वो उस इकोसिस्टम में पनप पाएंगी कि नहीं पनप पाएंगी, यानी कि उनकी ग्रोथ होगी कि नहीं होगी। वो तो लुप्त नहीं हो जाएंगी इसके जाने से, इसके ज़्यादा आने से क्या वो गायब तो नहीं हो जाएंगे, या उनकी संख्या बढ़ेगी क्या, या फूड चेन हेल्दी रहेगी या फूड चेन वीक हो जाएगी। फूड वेब के कंसेप्ट में से ऐसा तो नहीं कि कोई चेन टूट जाएगी या फिर वो ठोस रहेगी। अगर कीस्टोन स्पीशी खो जाए किसी भी इकोसिस्टम में से, उसकी फूड चेन में से, ये पूरे के पूरे इकोसिस्टम को डिग्रेड कर सकता है। ठीक है, एंड कीस्टोन स्पीशीज आर कंसिडर्ड मोर इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द प्रेजेंस ऑफ मैनी अदर स्पीशीज इन दैट इकोसिस्टम। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप सोचो कि टाइगर गायब हो जाए तो उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। डियर की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, सारी घास फूक आ जाएंगे, अल्टीमेटली इट विल रिजल्ट इनटू अ प्रोसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन, है ना। इतना जान गए। अब यहाँ पर देखो, इधर कीस्टोन स्पीशी एक ऐसी स्पीशी है जिसकी संख्या बढ़ने से या जिसकी संख्या कम होने से एक इकोसिस्टम के अंदर मेजर चेंजेस आते हैं। दूसरी अन्य स्पीशी जो है वो प्रभावित होती है इससे। कीस्टोन स्पीशी ये डिटरमाइन करते हैं कि दूसरी स्पीशी जो है वो उस इकोसिस्टम के अंदर रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। सारे के सारे जितने टॉप प्रेडेटर्स होते हैं किसी भी इकोसिस्टम के अंदर, लाइक टाइगर, लायन या मरीन इकोसिस्टम के आसपास क्रोकोडाइल, और कुछ की स्पीशीज लाइक एलिफेंट, कोरल्स अगेन इन ओशंस, एंड पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर्स मतलब क्या है? एक एग्जांपल देना किसी भी एक पॉलिनेटर का। पॉलिनेटर का एक एग्जांपल दो। बी कह लो, हनी बी कह लो। अगर पॉलिनेटर ना हो तो फ्लावर्स या प्लांट्स में किसी भी प्रकार की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है, इंटरब्रीडिंग हो सकती है? बताओ। बिल्कुल नहीं। ठीक है, एंड दे आर कंसिडर्ड कीस्टोन स्पीशीज बिकॉज ये दूसरे एनिमल पॉपुलेशंस को इनडायरेक्टली रेगुलेट करते हैं। इनडायरेक्टली कैसे रेगुलेट करते हैं भाई? ये बताते हैं कि अगर हम हैं तो तुम लोगों, वरना हमारे ना होने से या हमारे कम या ज़्यादा होने से अल्टीमेटली तुम्हारी ज़िंदगी प्रभावित होती है। फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन प्लांट स्पीशीज लाइक एबनी ट्री, इंडियन लॉरेल, दे एक्सक्लूसिवली डिपेंड्स अपॉन द बैट्स फॉर देयर पॉलिनेशन। बैट्स कौन होते हैं? चमगादड़। ठीक है, दिखाऊं एबनी ट्री। साइंटिफिक नेम इसका होता है डियोस्पाइरोस एविनम। ये होता है एबनी ट्री, और मैंने ज्योग्राफी में आपको इसके बारे में काफ़ी बार दिखाया है। इसकी जो लकड़ी होती है, पहले आप अगर इसको देखो, इससे किस प्रकार का फर्नीचर बनता होगा? ब्लैकवुड है ना ये देखो, ब्लैकवुड फर्नीचर से बनता है। ठीक है, उसके बाद इंडियन लॉरेल। दिस इज इंडियन लॉरेल। अब नॉर्मल पेड़ ही दिख रहा है वो आपको, पास से अगर इसकी पत्तियां देखो तो कुछ ये होता है, ये
अपनी पॉलिनेशन के लिए डिपेंड करते हैं चमगादड़ पर, ठीक है। बैट्स को आप जानते हो, आप सब चमगादड़। उसके बाद अगर चमगादड़ की संख्या कम हो जाए तो एवरी ट्री या इंडियन लॉरेंस जैसे प्लांट्स की रीजनरेशन काफ़ी डिफिकल्ट है उस इकोसिस्टम के अंदर। इफ कीटोन स्पीशी इज लॉस्ट इट विल रिजल्ट इन द डिग्रेडेशन ऑफ द होल इकोसिस्टम। तो जो टॉप प्रेडेटर्स हैं इनको काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है इनकी कंजर्वेशन के लिए कि अगर इकोसिस्टम की हेल्थ को अगर अच्छा बरकरार रखना है तो। फिर बात आती है फाउंडेशनल स्पीशी। वापस चलते हैं। फाउंडेशनल स्पीशीज़ के बारे में हमने क्या पढ़ा था? ये एक डोमिनेंट प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है, बोथ इन टर्म्स ऑफ देयर एबंडेंस, इनकी संख्या के अनुसार, और उनका जो इन्फ्लुएंस होता है। ये किसी भी इकोसिस्टम को बनाने के लिए और उसको बरकरार रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल केल्प इन केल्प फॉरेस्ट, समुद्र के नीचे पूरा का पूरा जो जंगल होता है वो, और कोरल्स इन कोरल रीफ। कोरल रीफ को मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ ना, कोरल्स इन कोरल रीफ क्यों कह रही है? चेन ऑफ कोरल्स इज इक्वल टू कोरल रीफ, राइट। यहाँ पर आ जाओ। फाउंडेशनल स्पीशी एक डोमिनेंट प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है इकोसिस्टम के अंदर इन टर्म्स ऑफ द अबंडेंस एंड इन्फ्लुएंस। सेम चीज़ लिखी हुई है। एग्जांपल केल्प, लार्ज ब्राउन एल्गे सीवीड्स इन केल्प फॉरेस्ट एंड कोरल्स इन कोरल रीफ्स। और मैंने आपको केल्प दिखाया था, आपको याद होना चाहिए। क्या कह रही है? लार्ज ब्राउन एल्गे सीवीड। ये जो पहले दिखा दूँ, यहाँ पर कहाँ दिखेंगे आपको? ये इसकी जो पत्तियाँ हैं समुद्र के अंदर, ये जो पानी के नीचे जो पेड़ है इसकी जो पत्तियाँ हैं ये ब्राउन एल्गे होता है, सीवीड होता है, खाने लायक होता है, ठीक है। कई लोग इस प्रकार के नॉनसेंस फूड आइटम को खाते हैं, ठीक है, हेल्दी रहने के लिए, नौटंकी करने के लिए, ड्रामेबाजी करने के लिए। उसके बाद फ्लैगशिप स्पीशी। ये एक ऐसी स्पीशीज़ होती है विच इज़ चूजन टू रिप्रेजेंट एन एनवायरमेंटल कॉज सच एज एन इकोसिस्टम इन नीड ऑफ कंजर्वेशन। यानी कि अगर किसी इकोसिस्टम की कंजर्वेशन की रिक्वायरमेंट है तो फिर इनको इंट्रोड्यूस करा जाता है उस इकोसिस्टम के अंदर। वो इकोसिस्टम हो सकता है बिल्कुल वल्नरेबल हो, या ये उस इकोसिस्टम की शान बन जाए, या अपनी डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज़ की वजह से, ठीक है, उस इकोसिस्टम की जो पॉपुलेशन है वो सपोर्ट करी जा सके, इसलिए इनको इंट्रोड्यूस करा जाता है, ठीक है। तो जिन इकोसिस्टम्स को कंजर्वेशन की नीड होती है वहाँ पर इस प्रकार की स्पीशीज़ होती है, उनको कहा जाता है फ्लैगशिप स्पीशीज़। हमने इसके एग्जांपल पढ़े थे, इंडियन टाइगर, एलिफेंट टाइगर, ये अफ्रीकन एलिफेंट, जायंट पांडा ऑफ चाइना एंड कैंगरू ऑफ ऑस्ट्रेलिया। नीचे देखते हैं क्या बता रहे हैं। सेम चीज़, फ्लैगशिप स्पीशीज चूजन टू रिप्रेजेंट एन एनवायरमेंटल कॉज सच एज द इकोसिस्टम इन नीड ऑफ कंजर्वेशन, अपनी वल्नरेबिलिटी, अट्रैक्टिवनेस और डिस्टिंक्टिवनेस के लिए चूज़ करे जाते हैं। एग्जांपल इंडियन टाइगर, अफ्रीकन एलिफेंट, जायंट पांडा ऑफ चाइना एंड लेदरबैक सी टर्टल एंड कैंगरू ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो मैंने आपको जायंट पांडा ऑफ चाइना तो दिखाई था। ये पांडा क्या खाते हैं वैसे, इनका एडिबल फूड आइटम क्या होता है सबसे फेवरेट? नहीं, बैम्बू, ठीक है, बांस की लकड़ियाँ खाते हैं। उसके साथ एसोसिएटेड जो पत्तियाँ खाते हैं ना, श्रेया, ये तो वो बैम्बू लीव्स ही होती हैं।
बैम्बू की एक खास बात क्या होती है, आप बैम्बू से क्या मोटिवेशन ले सकते हो? बैम्बू जब मेहनत कर रहा होगा ना, 5-6 साल तक उसका नामो निशान भी नहीं होता है। तो बैम्बू जब मेहनत कर रहा होता है उसके 5-6 साल तक उसका नामो निशान ही नहीं होता है दूर दूर तक। क्यों नहीं होता है? जब बाकी ट्रीज ग्रो कर रहे होते हैं, उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, तो वो क्या कर रहा होता है उस टाइम पर? बैम्बू क्या कर रहा होता है उस टाइम पर? 5-6 साल तक क्यों नहीं दिखता बिल्कुल भी? आप इसका बीज डालो, कुछ भी नहीं दिखेगा। हाँ, जड़ें मजबूत कर रहा होता है, क्योंकि आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए 10 फुट, 20 फुट, 30 फुट, 50 फुट, है ना, उसको जड़ें तो मजबूत करनी पड़ेगी ना, ताकि इसको कोई हिला ना सके। बस ये चीज़ है। तो बाकी पेड़ जब अपने एपेक्स पोटेंशियल पर होते हैं तब इसका नामो निशान तक नहीं होता है, और जब ये ग्रो करना शुरू करता है ना, तो आसपास वालों की औकात नहीं होती है। जैसे कहा जाता है, किसी की वर्थ आपके सामने इतनी बड़ी है, आपको इस वर्थ को उसकी छोटा करना है। कैसे करोगे? इसको तो छू नहीं सकते हो, इसके सामने एक और वर्थ खड़ी कर दो। ठीक है, लेदर बैक सी टर्टल। ये है लेदर बैक सी टर्टल। सी टर्टल को कंटेम्परेरी टाइम्स में एक मुख्य समस्या क्या परेशान करती है इनके सर्वाइवल के लिए? क्या होते हैं? हाँ, नहीं, मतलब एक नहीं, वो चीज़ें ठीक हैं, लेकिन एक मुख्य समस्या क्या सताती है इनको सर्वाइवल के लिए? मतलब वो भी एक चीज़ ही है, उसका एसोसिएटेड ही है, जो आपने बोला एग्स ले करते हैं, बीच पर आते हैं, मास नेस्टिंग करते हैं, वो सब चीज़ ठीक है। इनका सर्वाइवल क्यों एंडेंजर्ड है करंट टाइम्स में? याद करो, इनकी नाक से एक बारी मैंने स्ट्रॉ निकाल कर दिखाई थी, वो आपको वीडियो, खून निकल रहा था उसके। ओशन प्लास्टिक, ठीक है। टॉर्टोइस एंड टर्टल्स के सर्वाइवल के लिए जो सबसे मुख्य चीज़ जो है वो है रिस्पॉन्सिबल ओशन प्लास्टिक। एंड आई थिंक वो कंपनी नीमैन ही है ना, वो उसका नाम, जो ओशन प्लास्टिक से जूते और चप्पल बनाती है ना, नीमैन ओशन प्लास्टिक। हाँ, ये ओशन प्लास्टिक सी बॉटल्स वगैरह से, है ना। हाउ नीमैन इज ट्रांसफॉर्मिंग प्लास्टिक एंड टायर वेस्ट इनटू फुटवियर। इसकी ड्यूरेबिलिटी की तारीफ इतनी ज़्यादा हुई है ना दुनिया में, आप इसको मोड़ लो, निचोड़ लो, भाग लो, लोगों के टूट नहीं रहे हैं जूते। ठीक है, आगे बात करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी बायोडाइवर्सिटी, इजी टॉपिक। अगर बायोडाइवर्सिटी हेल्दी रहे तो क्या होगा? और हाँ, अगर ख़राब भी हो जाए तो हीलिंग कैपेसिटी कैसे डेवलप करी जा सकती है? क्या उसको यूटर्न मार कर रिवर्स करा भी जा सकता है कि नहीं करा जा सकता है? तो हेल्थ और हीलिंग कैपेसिटी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं बायोडाइवर्सिटी की। नंबर 1, एक हेल्दी बायोडाइवर्सिटी लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट स्पीशीज़ को सपोर्ट करता है। यहाँ पर प्लांट लिख रखा है, बोथ फ्लोरल एंड फॉनल स्पीशीज़ को सपोर्ट करता है, प्लांट एज वेल एज एनिमल। अगर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, वैरायटी ऑफ प्लांट जो है वो इकोसिस्टम के अंदर आपको मिलेंगे। इसकी वजह से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी फार्मर्स के लिए, ठीक है, सिंस दे आर एबल टू प्लांट अ ग्रेट वैरायटी ऑफ क्रॉप्स इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। दूसरा, इकोसिस्टम बैलेंस रहेगा। फिर हमें ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये कीस्टोन स्पीशीज, फाउंडेशनल स्पीशीज़ और इन सब की। इफ़ ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ स्पीशीज़ डाई आउट, ठीक है, देखने में लग सकता है कि कम नंबर की संख्या में ही तो मरे हैं कुछ स्पीशीज, लेकिन अगर वो एपेक्स प्रेडेटर हो तो इट कैन क्रिएट अ ह्यूज इफेक्ट ऑन द होल इकोसिस्टम, ठीक है।
जैसा कि मैं आपसे शुरू से कह रहा था, चैप्टर में आ गई वही वाली बात, ये क्योंकि फूड चेन और फूड वेब का इफेक्ट जो है वो पैदा कर सकता है इन टर्म्स ऑफ देयर डिटेरियोरेशन, डिग्रेडेशन, ठीक है, अनहेल्दी इफेक्ट्स। अगर बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करा जाएगा, ये चीज़ की दिलासा हमें मिल जाएगी कि जो इकोसिस्टम है वो अपने नेचुरल बैलेंस में। उसके बाद हेल्दी इकोसिस्टम विल हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ पॉल्यूटेंट्स। अब हालांकि जो प्लांट्स हैं वो पॉल्यूटेंट्स को ब्रेक डाउन करते हैं और आसपास की हवा को स्वच्छ रखते हैं, फ्रेश ऑक्सीजन रिलीज करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन जिन एरियाज में हाई वुड और प्लांट डेंसिटी होती है, एयर क्वालिटी टेंड्स टू बी मच बेटर देन इन एरियाज विद लो कंसंट्रेशन ऑफ प्लांट्स। ये हम सब जानते हैं। तो पॉल्यूटेंट्स का ब्रेक डाउन होगा और स्वच्छ हवा क्रिएट होगी, आसपास स्वच्छ वातावरण क्रिएट होगा। क्लाइमेटिक स्टेबिलिटी। अब हमारा नेचुरल सिस्टम जो है वो अपने आप को बैलेंस करना जानता है। बैलेंस वो तब करना जानता है जब उसके अंदर किसी भी प्रकार की इंटरवेंशन ना हो, लाइक ह्यूमन इंटरवेंशन, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, जो कि बढ़ गई है दुनिया में सिंस द टाइम्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टिल कंटेम्प्रेरी टाइम्स। तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो प्लेनेट को प्रोटेक्ट भी कर सकता है फ्रॉम इशूज़ लाइक ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। रेन फॉरेस्ट जो है, जैसा कि आपको पता है, ये लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर, जो कि मेजर ग्रीन हाउस गैस है। और इस स्टोरिंग प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। ओके, वेटलैंड्स करते हैं क्या कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन? थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा, है ना। अब क्या प्रमुख कारण है बायोडाइवर्सिटी के लॉस के पीछे? सबसे पहले कुछ आंकड़े। IUCN ने 2004 में जो रेड लिस्ट पेश करी थी, उस रेड लिस्ट के डॉक्यूमेंट ने सबके होश उड़ा दिए थे। उसने बोला पिछले 500 साल के अंदर 784 स्पीशीज जो है वो लुप्त हो चुकी है। हालांकि इसने टाइम पीरियड काफ़ी लंबा मेंशन करा था, जिसके पीछे अल्टीमेटली एक ऑनगोइंग इवेंट रिस्पॉन्सिबल है। कहाँ गया वो इवेंट? हाँ, 6 मास एक्सटेंशन। ये हम जानते हैं, प्रीवियस चैप्टर हमने इसी को बोलकर ख़त्म करा था। लास्ट उस चैप्टर के अंदर 2018 का वही क्वेश्चन था 6 मास एक्सटेंशन के ऊपर। और कुछ जो एग्जांपल्स हैं इन स्पीशीज़ के रिसेंट में हुए एक्सटेंशन के, दे इंक्लूड 3 सब स्पीशीज ऑफ टाइगर: बाली टाइगर, जावन टाइगर्स एंड कैस्पियन टाइगर्स। ये एक्सटेंट हो चुके हैं। बाली कहाँ पर है? बाली इज एन आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। बाली टाइगर एक्सटेंट। अब आप इसको ये नहीं बोल सकते ना श्रेया, हम इसको मयूर ये बोलें टाइगर जैसे ही तो दिख रहा है तो क्या हो गया उधर के खो गए, बाकी जगह तो है। उसकी एक खास बात थी यार। जावा अगेन इज एन आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। जावन टाइगर और कैस्पियन। अब आपको टाइगर तो टाइगर ही होता है, इनमें क्या खास बात है, हमें तो नॉर्मल से ही लगे। एक्सटेंट हो गई है लेकिन इनकी डाइवर्सिटी जो है वो कम हो रही है, इसका मतलब ये चीज़ होती है, ठीक है। इसके पीछे पता है क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वैसे पास्ट में? जैसे कि आप देख रहे थे जनरली ये फ़ोटोज़ आपको कुछ ब्रिटिशर्स की, ईस्ट इंडिया कंपनी वालों की बंदूकों के साथ देखने को मिल रही है फ़ोटोज़। श्रेया याद करो, हमारे 12th क्लास में इंग्लिश में एक चैप्टर था जो विस्टास, जो दूसरी बुक थी टाइगर किंग, कल्की ने जिसको लिखा था, उसके अंदर महाराजा जो होता है प्रतिबंधमपुरम का, उसने प्रण लिया होता है कि 100 टाइगर को मारेगा। याद है उसके एक रॉयल एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्शन करी होती कि 100th टाइगर विल इल्यूड हिम और 100वां टाइगर तुम्हारी जान लेगा। तो जब
लकड़ी का टाइगर से एक्चुअली फांस घुस जाती है उसके, और पस फैल जाता है पूरे शरीर में उसके, और वो मर जाता है अल्टीमेटली, है ना। लेकिन याद है वो टाइगर को मारने के लिए क्या क्या मुशक्कत करता है। वो उस उल्लू के पट्टे को ये नहीं पता था कि 100 टाइगर तक जान लेगा तो तू 100 तक जा क्यों रहा है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर एक बात थी, जब वो ब्रिटिश ऑफिसर्स आते हैं और उसकी वाइफ आती है, वो कहते हैं कि हमें हंटिंग करनी है, तो वो हंटिंग ना करने के लिए उसकी वाइफ को डायमंड स्टडेड रिंग्स के डब्बा पहुंचाता है पूरा का पूरा, है ना। अब उसके अंदर एक टर्म यूज होता है उस चैप्टर के अंदर, 2014 की कुछ यादें, दुराई सानी, ठीक है, दुराई एंड दुराई सानी। जो बाहर से कोई भी लोग राजा महाराजा के किंगडम में चले आते थे ना हंटिंग करने, और टाइगर की स्किन को अपने काउच पर बिछाकर या बैठने वाली कुर्सी पर बिछाकर, ये शान तो शुरू से ही सब नहीं समझा है, फ्रॉम एंशिएंट हिस्ट्री किंगडम्स टू मेडिवल हिस्ट्री, दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एम्पायर, है ना, और मॉडर्न इंडिया के अंदर ये ईस्ट इंडिया कंपनीज, सारे लोग समझते थे। और हमारी रियासतें भी, ये जो प्रिंस एंड प्रिंसेसेस थे, ये भी कम आरामजादे नहीं थे, और बहुत सारी जगह पर जैसे क्वींस भी होती थी, लाइक बेगम्स ऑफ भोपाल। क्या इन सब के शौक थे हंटिंग के एंड टाइगर हंटिंग के? बिल्कुल, ये इसके पीछे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। हंटिंग, which reached its zenith, zenith का मतलब होता है एपेक्स पॉइंट, ठीक है, टॉप पर। इन द लास्ट सेंचुरी एंड हाफ, हम सिर्फ एक सेंचुरी को नहीं कह सकते हैं, उससे पहले भी बहुत लोगों ने हरकतें दिखाई हैं, लगभग 1.5 सेंचुरी को इंक्लूड करो। एक सेंचुरी कितने साल की होती है? 100 साल की, तो 1.5 सेंचुरी कितने साल की हुई? लगभग 150 साल की। मैं क्योंकि इसके पीछे ना कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था, क्योंकि जब मैंने इसको पहली बार देखा था, मतलब इस वाली लाइन को, तो मैंने कभी सुने नहीं थे कि बाली टाइगर, जावन टाइगर या कैस्पियन टाइगर जैसे कुछ चीज़ होती है, और ये तो बिल्कुल ही नहीं पता था मुझे कि एक्सीडेंट हो चुके हैं। तो जब मैं कुछ महीने पहले इसके ऊपर आर्टिकल्स पढ़ रहा था, तब मुझे पता लगा था कि ये आज की वजह से नहीं, आज की सिचुएशन की वजह से नहीं है, इसके पीछे पास में जो हंटिंग होती चली आ रही है धीरे धीरे करते करते लुप्त हो, और जब संख्या कम हो जाती है तो आपको पता है कि लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, और उस टाइम पर जाहिर सी बात है कि कॉलोनियलिज्म का पूरा दबदबा जो था वो फैला हुआ था कॉलोनियल पावर्स का, तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस थे नहीं इस वजह से। फिर बाद में जब सरकारें इंडिपेंडेंट हुई, देश इंडिपेंडेंट हुए, सरकारें बनी, उन्होंने पहले अपनी जनता के ऊपर ध्यान दिया, एनवायरनमेंट और वो सब बहुत बाद में आया, तब तक जब तक इनको देखा इनकी संख्या बहुत कम हो चुकी थी और ये बचाते बचाते ही लुप्त हो गए। सिंपल सा रीज़न। तो ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड of more than 3 billion years ago, since the origin and diversification of life on earth, there were 5 episodes of mass extinction of species. इसकी वजह से भी बायोडाइवर्सिटी खत्म हुई है। अब चलो 5वें तक तो हम समझ सकते हैं कि वो प्राकृतिक आपदाएं थी। छठा लेकिन जो है वो इंसानों की वजह से हो रहा है, एंथ्रोपोजेनिक कॉज की वजह से, जो कि प्रेजेंटली प्रोग्रेस में। क्या ये शुरू हो गया मास एक्सटिंक्शन? क्यों नहीं दिख रहा फिर आसपास? हम क्लास कैसे कर पा रहे हैं अभी आराम से? धीरे धीरे होता है ना, ये 50-60 मिलियन साल लेता है, 100 मिलियन साल लेता है कभी, और 1 मिलियन 10-10 लाख साल का होता है ना। देखेगा 2-4 जन्म में देखेगा अभी थोड़ा, ठीक है। हाँ, इस बार ह्यूमन एक्सटेंट होंगे। अब देखना है विष्णु जी क्या करेंगे, ठीक है।
अब पता है इसको सुनकर इस लाइन को बोलना नहीं चाहिए था श्रेया मुझे। इस लाइन को सुन के आधे तो फाउंडेशन कोर्स वालों ने एक प्लान बना लिया होगा, क्या फ़ायदा फिर आइए सुनने का। क्यों करें हम इतनी मेहनत सुबह सुबह उठ के। तो विद करंट स्पीशीज एक्सटेंशन रेट्स एस्टिमेटेड टू बी 10 to 1000 टाइम्स फास्टर देन इन प्री ह्यूमन टाइम्स, जब इंसान नहीं थे अब उससे ज़्यादा तेज़ी हो रही है, ठीक है। तो बस इंसानों की कदम रखने की देरी थी। मतलब आप ये देख रहे हो, हम ये सोचते हो डायनासोर ने ऐसा करा वैसा करा वो करा, इंसानों के आने के बाद ये वाला मास एक्सटेंशन किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, 10 to 1000 टाइम्स मोर, गुना समझते हो, 1000 गुना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उसके बाद मयूर आपको केस स्टडीज़ पता होंगी, जैसे बचपन से अभी तक हम पढ़ते हैं, स्कूल में टीचर बताती थी दिल्ली एक्चुअली में बिल्कुल गर्म शहर नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा गर्मी अमंग्स ऑल द मेट्रोपॉलिटन शहर यहीं रहती है ना। एक तो उसके पीछे वही रिस्पॉन्सिबल है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल ट्रैप हो जाना, है ना, हीट का निकल नहीं पाना, और आसपास कोई समुद्र या पानी का सोर्स नहीं होना। और यही क्वेश्चन यूपीएससी ने टी डाबी वाले पेपर में 2015 में पूछा था ना मेंस में, कि दिल्ली मुंबई कोलकाता में से दिल्ली के अंदर ही सबसे ज़्यादा गर्मी क्यों रहती है। जीएस पेपर 1 में आया था क्वेश्चन ये। इकोलॉजिस्ट ये वार्निंग देते हुए आए हैं दैट इफ प्रेजेंट ट्रेंड कंटिन्यूज नियरली हाफ ऑफ ऑल द स्पीशीज ऑन अर्थ माइट बी वाइप्ड आउट विद इन द नेक्स्ट 100 years। अब ऐसी लाइन सुन के पता है श्रेया, इंसानों के अंदर कोई सिंपैथी और वो स्टेप्स लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं जागती है। वो पता है क्या सोचते हैं, अरे वाह हम तो निकल जाएंगे। हम तो बच जाते हैं। इनसे बोलो ना कि आने वाले 70 सालों के अंदर तुम्हारा देश डूब जाएगा, तो कहते हैं 70 साल, अच्छा हम 55 के हैं, चलो हम तो निकल जाएंगे। याद है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्या कहता है, मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। अब ये लाइन एक्सटेंड होकर क्या बोलती है, हमने फ्यूचर जनरेशन से ये जो चीज़ है बोरो करी है, ना कि हमारी लेगेसी है जिसको हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। पर्यावरण की माँ बहने को रखी है, इंसान सब कुछ सेक्रीफाइस करने को तैयार है, लेकिन भाई शादी और बच्चे तो फिर भी करने हैं कि कोई बात नहीं भाई, अपनी एंजॉयमेंट के चक्कर में सफ़र तो करवाएंगे किसी ना किसी को। उसके बाद ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। ये जो रिपोर्ट है ज़्यादा चेंज नहीं होती, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई इम्प्रूवमेंट हो गई होगी, ठीक है। और क्योंकि क्लाइमेटिक इवेंट्स या ऐसी कुछ घटनाएं जो होती हैं वो काफ़ी साल लगाती हैं कोई भी एक मेजर ट्रेंड को डिनोट करने में। तो 2019 की रिपोर्ट डेफिनेटली, 20 की रिपोर्ट, 21 की रिपोर्ट आप 2024 तक यूज़ कर सकते हो अपने पेपर में। और जिस टाइम पर आप 2024 का प्रीलिम्स और मेंस निकालोगे तो आप 2025 में इंटरव्यू में बैठोगे, जनवरी, फरवरी, मार्च या अप्रैल के महीने में, ठीक है, इन चारों में से किसी एक महीने में। तो आपके लिए वो रिपोर्ट उतनी वैलिड रहेगी। वो अलग बात है कि डेफिनेटली आपको देखने को एक अपडेटेड रिपोर्ट मिल जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ भी याद ना आ रहा तो आप अपनी स्टैटिक बुक्स पे रिलाई कर सकते हो। नंबर 1 पॉइंट इस रिपोर्ट का, ये रिपोर्ट यूएन स्पॉन्सर्ड द्वारा रिलीज करी जाती एक रिपोर्ट है, ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करा जाता है IPBES के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। ये बॉन जर्मनी के अंदर है। और आप अभी एक बहुत फेमस कन्वेंशन आगे चलकर इस बुक में देखोगे, बॉन कन्वेंशन। ये ज़्यादातर जो कन्वेंशंस होती हैं, आप हमेशा, मैं आपको एक कीवर्ड, मैं आपको एक हमेशा के लिए एक थंब रूल बता देता हूँ। 90% कन्वेंशंस आपको ना यूरोपियन कंट्रीज़ में दिखेंगी और उनके हेडक्वार्टर्स 95% केसेस के अंदर यूरोपियन कंट्रीज़ में होंगे। ज़्यादातर स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्रीज़, ऐसी जगह पर, ठीक है। IPBES इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज 130 मेंबर्स की एक बॉडी है, इंक्लूडिंग इंडिया इसका मेंबर है। ये एग्जामिन करता है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर साइंटिफिक लिटरेचर को, कि कौन कौन सी स्पीशीज़ जो हैं वो लुप्त होने की कगार पर हैं, उनकी हेल्थ कैसी है, इकोसिस्टम कैसा है, बायोडाइवर्सिटी
को और क्या क्या चैलेंजेस फेस करने को मिल रहे हैं, उनको रोका कैसे जा सकता है। तो IPBES को अक्सर डिस्क्राइब करा जाता है कि ये बायोडाइवर्सिटी के लिए IPCC है। अभी IPCC क्या होता है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। अभी क्लाइमेट चेंज के ऊपर इंटर गवर्नमेंटल पैनल होता है, ठीक है, लेकिन क्योंकि इतनी सारी कंट्रीज साथ मिलकर आ रही है बायोडाइवर्सिटी की प्रोटेक्शन के लिए, बायोडाइवर्सिटी को भूलना मत, कहीं दिमाग में कुछ और कंसेप्ट ले जाओ, मैं इसलिए रिपीट करके बार बार बोल रहा हूँ, फ्लोरा प्लस फौना, बस यही होता है बायोडाइवर्सिटी, और कुछ भी नहीं, ठीक है, और कुछ भी नहीं। बाकी सब जो चीज़ें होंगी वो इसको प्रभावित करती हैं, या ये किसी चीज़ को प्रभावित करती हैं। फ्लोरा एंड फौना इज इक्वल टू बायोडाइवर्सिटी, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब क्योंकि विभिन्न सरकारें जो हैं वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर मीटिंग करती हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, श्रेया याद है, COP21 की मीटिंग, COP22 की मीटिंग, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, है ना। अब COP की वैसे तो बड़ी सारी मीटिंग्स होती हैं, लेकिन सरकारें अब यहाँ पर भी आ रही है, तो इसलिए इसको इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज बोला जाता है, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद इस रिपोर्ट के अंदर मुख्य बातें क्या बोली गई? टोटल एस्टिमेटेड नंबर ऑफ स्पीशीज अर्थ पर है 8 मिलियन, जिसमें से 5.5 मिलियन तो इंसेक्ट की प्रजातियां हैं। नियरली हाफ ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम्स हैव ऑलरेडी वैनिश्ड ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज। 1 मिलियन से ज़्यादा स्पीशीज, 1 मिलियन तक स्पीशीज जो है वो प्रभावित चल रही है, कि किसी भी टाइम पर उनका एक्सटेंशन हो सकता है, ये उस एक्सटेंशन के खतरे से प्रभावित है। और कुछ कुछ तो जो है वो कुछ 10-10 सालों के अंदर हो जाएंगी लुप्त। जो ये स्पीशीज एक्सटेंशन की कगार पर हैं, जो इस चीज़ से, इस खतरे से थ्रेटेड है, दे इंक्लूड 40% एम्फीबियन स्पीशीज, 33% ऑफ रीफॉर्मिंग कोरल्स एंड मोर देन 1/3 ऑफ ऑल द मरीन मैमल्स। इंसानों को बोला गया इस रिपोर्ट के अंदर, उन्होंने 75% जिस प्रकार से टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम था उसको चेंज करके रख दिया, 40% मरीन एनवायरनमेंट की लंका लगा दी, और 50% इनलैंड वाटरवेज के अंदर मिलने वाले स्पीशीज जो थे, बोथ फ्लोरल एंड फॉनल, उनको भी बर्बाद करके रखा। फूड प्रोडक्शन 300% बढ़ी है सिंस 1970। ये अच्छी खबर है, ज़्यादा खाना रहने लगे दुनिया के पास। बताओ, अच्छी बात है ना, 300% ज़्यादा फूड प्रोडक्शन होने लगी है। यस, एग्रीकल्चर लैंड की मदर सिस्टर एक हो गई इस चक्कर में, उसकी फर्टिलिटी रीगेन नहीं हो पाएगी। और बहुत सारा आपको भी पता है एग्रीकल्चर लैंड डेजर्टिफिकेशन का शिकार बनते चले जा रहे हैं। क्यों? लैक ऑफ नॉलेज ऑफ फार्मर्स। जहाँ फर्टिलाइजर ज़्यादा नहीं डालना होता, ज़्यादा डालना होता है, वहाँ कम डाल देते हैं, एंड वाइस वर्सा। याद है, इसी के लिए तो अभी इन्वेंट हुआ है नैनो यूरिया। उसके बाद 23% जो लैंड एरियाज हैं, दे हैव सीन अ रिडक्शन इन प्रोडक्टिविटी ड्यू टू लैंड डिग्रेडेशन। 50% एग्रीकल्चर एक्सपेंशन जो हुई है इस फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, 300% तक लेकर जाने के लिए, ये जंगलों को काट काट कर हुई है। 100 से 300 मिलियन जो लोग जो कोस्टल एरियाज के अंदर रह रहे हैं, दे आर एट इंक्रीज रिस्क ड्यू टू लॉस ऑफ कोस्टल हैबिटेट प्रोटेक्शन। मोर देन 100% ग्रोथ ऑफ अर्बन एरिया सिंस 1992। और अगेन अर्बन एरियाज कैसे ग्रो हो रहे हैं? अपने आप भगवान से रिक्वेस्ट कर करके क्या धरती खिंच रही है, बड़ी हो रही है? नहीं, it is also occurring at the expense of forest and other lands. Less than 1% of total land is used for mining, but it has significant negative impacts on the environment. ग्लोबल सी लेवल राइज जो है वो बढ़ गया, राइज हो गया है। ग्लोबल सी लेवल जो है ग्लोबल लेवल पर राइज हो गई है, हाइट उसकी बढ़ गई है।
16 से 21 सेंटीमीटर ड्यू टू सिंस 1900 ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। वो क्या करता है, पानी को बढ़ा देता है, ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो वो उसकी क्या कहते हैं जो हाइट है वो रेज होती है ना, जिसकी वजह से क्या होते हैं बड़े सारे जो कंट्रीज हैं, आइलैंड ग्रुप्स हैं, वो क्या होते हैं, डूब जाते हैं। उनके अंदर फ्लडिंग हो जाती है बड़े सारे एरियाज़ के अंदर। फ्लडिंग होने की वजह से क्या होता है, पानी सड़ता है, पानी सड़ता है तो मच्छर पनपते हैं, मच्छर पनपते हैं तो बड़े सारे जो लोग हैं वो बीमार होते हैं। जब बड़े सारे लोग बीमार होते हैं तो वो इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। जब वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते तो उस देश में खाना वगैरह उगाने के लिए कुछ अच्छा रहता नहीं है, वो कंट्री अच्छे से प्रोग्रेस नहीं कर पाती। जब वो प्रोग्रेस नहीं कर पाती उसकी जीडीपी डिक्लाइन हो जाती है। जब ऐसी और कंट्रीज़ को वो प्रभावित करती है, आसपास के पूरा का पूरा जो रीजन होता है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ सफ़र करती है। अल्टीमेटली जो एक कंट्री होती है वो अच्छी खासी अपनी ग्रोथ को दोबारा रिवर्स कर लेती है। ये सारी की सारी चेन है, डोंट वरी, इसको मैं पढ़ाऊंगा मेंस के अंदर आपको डिटेल में। 100% इंक्रीज सिंस 1980 इन ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, ठीक है। और ग्लोबल टेम्परेचर जो है अर्थ का एवरेज तौर पर बढ़ा है 0.7 डिग्री सेल्सियस। प्लास्टिक पॉल्यूशन 10 गुना बढ़ा है 1980 से लेकर। फॉरगेट अबाउट रेस्ट ऑफ द पॉल्यूशन, सिर्फ प्लास्टिक पॉल्यूशन। उसके बाद जो एनवायरमेंटल इश्यूज पर एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट काम कर रहे थे, जिन्होंने ये सब सरकार के द्वारा जो हरकतें हैं इसको रिपोर्ट करने की कोशिश करी पिछले एक डिकेड में, 2002 से लेकर 13 तक, और बाद में भी अभी ये रिपोर्ट क्योंकि 2019 की है तो ये इतना ही फाइंड आउट कर पाई होगी, इनको लगा हमारा भी मर्डर ना हो जाए। तो ऐसे 1000 ग्रीन एक्टिविस्ट और ग्रीन जर्नलिस्ट को मार दिया गया। ये ग्रीन एक्टिविस्ट और ग्रीन जर्नलिस्ट किसको कहा जाएगा, जो किसके लिए काम कर रहे हैं, फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, है ना। इनको मार दिया गया। उसके बाद वापस आते हैं अपनी बात पर, कॉजेज फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नेचुरल इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस, प्राकृतिक आपदाएं लाइक वेदर, वाइल्ड फायर, फ्लड्स, वॉल्केनिक इरप्शंस, ये इकोसिस्टम को ड्रास्टिकली चेंज कर देते हैं बाय एलिमिनेटिंग लोकल पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। इस प्रकार के जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं वो लोगों को कॉमन लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है नेचुरल डिस्टर्बेंसेस तो कॉमन है, ठीक है। और इकोसिस्टम इससे कभी कभार अडेप्ट भी कर जाते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन उनकी हो जाती है, लेकिन लंबे समय के लिए पॉसिबल नहीं है। गर्मियों में बारिश होना सबको अच्छी लगती है कि इस साल तो बहुत बारिश हुई है, लेकिन उसके पीछे रीज़न किसको क्या पता कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये अभी जो बारिश आपको लग रही है ये जब भयंकर लेवल पे फ्लड मचाएगी ना तो क्या हो सकता है। अब इस साल मयूर सब लोग बोल रहे थे दिल्ली में उतनी गर्मी नहीं पड़ी जितनी 4 सालों से पड़ रही है ना। बारिश हो रही है अच्छी खासी, लाल किला देख लो जाकर कितनी बारिश हो रही है। वहाँ बोट लेके चले जाओ मयूर, वेटलैंड बना दोगे आप। परमानेंट बायोडाइवर्सिटी लॉस इज टिपिकली एसोसिएटेड विद मास एक्सटेंशन इवेंट्स और एंथ्रोपोजेनिक इकोलॉजिकल चेंजेस। और ये कौन सा मास एक्सटेंशन इवेंट चल रहा है अभी, 6। और देयर आर 4 मेजर एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस, ह्यूमन एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल है बायोडाइवर्सिटी के लॉस के लिए। इसको हम कहते हैं द इविल क्वार्टेट। 4 पिलर्स हैं इसके। नंबर 1 हैबिटेट लॉस, जहाँ पर जो स्पीशीज़ रह रही थी इंसानों की हरकतों की वजह से, एक्टिविटीज़ की वजह से वो वहाँ से लुप्त हो गई। अब जब वो वहाँ से लुप्त होती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि एक्सीडेंट हो गई, मतलब वहाँ से खोती हैं, उनको कहीं जाना पड़ता है। आपको पता है इसकी वजह से कौन सा कन्फ्लिक्ट बढ़ता है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट, जो कि केरला में किसके साथ होता है, इंसानों और किसके बीच में, कौन से जानवर के बीच में, एलिफेंट। दूसरा ओवर एक्सप्लॉयटेशन, अगर खेती बाड़ी को ज़्यादा एक्सप्लॉइट करोगे या जंगलों को ज़्यादा काटोगे तो उसकी वजह से क्या एमिशन होगा, नहीं एमिशन किस चीज़ का होगा, कार्बन एमिशन। इन्होंने सिक्वेस्ट्रेशन करके रखा होता है ना, तो एमिट होगा। उसकी वजह से
GHG ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा फैलेंगी, इफेक्ट क्या होगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट। फिर याद है वो अर्थ के बिगड़े बच्चे, सनलाइट पड़ती है, शाम को जाने की कोशिश करती है, दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं, हम तो नहीं जाने देंगे, ठीक है। उसके बाद एलियन स्पीशीज, यहां पर जो एलियन स्पीशीज की बात हो रही है, आप एक और वर्ड लिख लेना, इनविजिबल स्पीशीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड सेकेंडरी एक्सटेंशन, सेकेंडरी एक्सटेंशन मैं आपको बता देता हूं किसे बोला जा रहा है। 6 मास एक्सटेंशन इवेंट चल रहा है। जब इसी एक्सटेंशन इवेंट को नेचुरल तौर से ना होकर इंसान और बढ़ावा दे रहे हैं अपनी एक्टिविटीज की वजह से, कि और पुश कर रहे हैं इसे, और इस कदर पुश कर रहे हैं, ऊपर एक आपने फैक्ट देखा था, 100 से 1000 गुना ज्यादा तेज चल रहा है इस बार का एक्सटेंशन इवेंट। किसकी वजह से? एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। ये है सेकेंडरी एक्सटेंशन, यानी कि आग में क्या डालने का काम? घी डालने का काम। चोट पर क्या डालने का काम? नमक डालने का काम। समझ गए? अब ऐसा मत लिख देना, ऐसा मत समझ जाने से कि 7th मास एक्सटेंशन भी साथ में हो रहा है 6 के, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज फॉर ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स टू एक्सटेंशन। उनकी जगह ही उनसे छिन गई है। वेटलैंड जो हैं दे आर बीइंग मेड ड्राई थ्रू लैंडफिल, जैसे जैसे डिमांड की लैंड की डिमांड जो है वो बढ़ रही है। दिल्ली के गाजीपुर की इमेज दिखाई थी ना मैंने आपको, कूड़े का पहाड़, ये क्या चीज़ है ठकुराइन? अरावली हिल्स हैं ये? कचड़ा है ना, कह रहे हैं इंडियाज माउंट एवरेस्ट ऑफ गार्बेज। MP भी यहाँ के देखो कितने वो किसको बना रखा है, मयूर गौतम गंभीर। तो नेचुरल फॉरेस्ट आर क्लियर्ड फॉर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, डैम्स, हैबिटेशन एंड रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स। अच्छा, रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स का मतलब है स्टेडियम्स वगैरह बनना, ठीक है। हैबिटेट लॉस जो है उसके इवेंट्स हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर तो आपको पता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट किस चीज़ के लिए फेमस है विद रिस्पेक्ट टू बायोडाइवर्सिटी? सबसे ज़्यादा फ्लोरा एंड फॉना स्पीशीज इन रेन फॉरेस्ट में मिलती है ना। और दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? अमेज़न रेन फॉरेस्ट है ना, ब्राज़ील में। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज लंग्स ऑफ द अर्थ। एक टाइम ऐसा था जब ये जो रेन फॉरेस्ट थे और दूसरे अन्य जो फॉरेस्ट थे, दे वर कवरिंग मोर देन 14% ऑफ द अर्थ लैंड सर्फेस। अब जो रेन फॉरेस्ट हैं दे कवर नो मोर देन 6%, हाफ से भी कम कर दिया इंसान ने इनको, पीछे धकेल कर एग्रीकल्चर की डिमांड के लिए। अब तो खेती बाड़ी भी जाने लग गई है बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन। अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है दे आर नोन एज लंग्स ऑफ द प्लैनेट अर्थ। मिलियंस ऑफ स्पीशीज क्योंकि यहाँ पर रहती हैं, एंड दे आर क्लियर्ड फॉर कल्टिवेटिंग सोयाबीन या फिर फॉर कन्वर्जन टू ग्रासलैंड्स फॉर रेजिंग बीफ कैटल, रैंचिंग करने के लिए। रैंचिंग आप जानते हो ना, मतलब एनिमल्स वगैरह को चरवाना एक डिफाइंड एरिया बनाकर। ठकुराइन, तुमने रैंचिंग वर्ड को 12th क्लास की ज्योग्राफी में सुना होगा, है ना, ह्यूमन ज्योग्राफी क्लास 12 में। बहुत सारी कंट्रीज में रैंचिंग प्रैक्टिस होती है। ये घोड़ों के अस्तबाल बनाकर, हिंदी में इसको अस्तबाल कहते हैं ना, तो
एक प्रॉपर फेंसिंग बनाकर यहीं पर इनको चरवाने को बेसिकली छोड़ा जाता है। खुले में मालिक छोड़ सकता है, इसलिए नहीं छोड़ता, एक जगह की चर ले, वहाँ की ग्रास रिजुविनेट हो जाए, फिर धीरे धीरे करके ये फेंसेस को इधर से उधर जाते जाएंगे, क्योंकि इनको डर होता है सारी ग्रासेस अगर लुप्त हो गई ना तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। मैं आपको रेंचिंग दिखाऊँ सबसे पहले। दिस इज रेंचिंग, एक डिफाइंड एरिया ऐसा बना कर, ये फेंसेस और ये बॉर्डर लगाकर। ओके, बैरियर इफेक्ट एंड एसोसिएटेड लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल डैमेज। ऊपर आपने क्या पढ़ा? बायोडाइवर्सिटी के कंटेक्स्ट में एक सबसे मेजर रिस्क है हैबिटेट लॉस और उसका फ्रेगमेंटेशन होना। फ्रेगमेंटेशन कैसे? जंगल को काट कर एग्रीकल्चर लैंड के लिए कन्वर्ट करना, एग्रीकल्चर लैंड को और ज़्यादा बर्बाद करके अर्बनाइजेशन को बढ़ावा देना। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन जो है, इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ इनब्रीडिंग। याद रखना, इंटरब्रीडिंग नहीं कह रहा है, इनब्रीडिंग कह रहा है। इनब्रीडिंग मतलब क्या? सिमिलर तरह की स्पीशीज आपस में ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ दे रही है। इससे होता क्या है? इनब्रीडिंग इज द मेटिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म क्लोजली रिलेटेड बाय एंसेस्ट्री। ह्यूमंस में ऐसी कौन सी कम्युनिटी करती है जिसके लिए सरकार स्कीम चला रही है? पारसीज करते हैं एंड सम मुस्लिम कम्युनिटीज ऑल्सो। पारसी सबसे ज्यादा बिल्कुल क्लोज रिश्तों में शादी करना वो अलाउ नहीं करते, उनको नहीं पसंद होता कि बार बार से वो शादी करे, और उसके लिए सरकार उनको क्या समझा रही है, कौन सी स्कीम चला रही है? बताओ। इंटर रिलीजन जियो पारसी या सेक्स करो पारसी? जियो पारसी स्कीम भूल गए, और अब इसका 2.0 वर्जन भी यूज ये शुरू हो चुका है। दिखाया तो था मैंने आपको वो कौन से श्रेया वो करवाया था ना, साइलेंस टावर। अभी आएगी श्रेया आपकी वल्चर वो थोड़ी देर में, साइलेंस टावर वाली जियो पारसी। इट इज़ अ, और देखो सरकार कितना चिंतित है इसके लिए। इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कंटेनिंग, मतलब कंट्रोलिंग पॉपुलेशन डिक्लाइन ऑफ पारसीज इन इंडिया। इसको क्लियर करके दिखाता हूँ, क्लियर क्यों नहीं दिख रहा है। A scheme to reverse the declining trend of Parsi population by adopting a scientific protocol and structural interventions। और इनकी आबादी को बचाने के लिए इसको बोला गया सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। यही होते हैं मयूर वो मारो डिग्रो। धमाल मूवी देखिए, मैं भी वही सोच रहा था, सबका प्रयास। आप इस एक्टर को जानते होंगे, बोमन ईरानी को, ही इज अ पारसी। है ना? वो दिख नहीं रही इमेज क्लियरली, तो आप यहीं से इसको समझ जाओ। ये वाली मेरे को दिखानी थी इमेज। एक तो ये बताना था, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंतर्गत आती है ये वाली स्कीम, ठीक है। पारसी स्कीम यहाँ पर दिख जाएगा शायद सबको ना। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स एंड इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन डिक्लाइन ऑफ पारसीज। इनको तो सरकार बढ़ावा देती है कि बच्चे पैदा करो, लेकिन आपस में शादी मत करो, बहुत क्लोज जितना कर रहे हो, इनब्रीडिंग मत करो। अच्छा, ये तो हो गया, चलो ह्यूमंस के बारे में हमने बहुत डिटेल में बात कर ली। बायोडाइवर्सिटी पर आते हैं वापस। इनब्रीडिंग इज द मेटिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्लोजली रिलेटेड बाय एंसेस्ट्री।
हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन जो होता है वो इन ब्रीडिंग के रिस्क को बढ़ा देता है। इन ब्रीडिंग अच्छी चीज होती है कि बुरी चीज होती है? गलत नहीं कह रहा हूं मैं, अच्छी होती है बुरी होती है, गलत क्यों होते हो? एथिकल बात क्यों कर रहे हो? बुरी होती है। क्यों बुरी होती है? डीएनए के साथ क्या करती है खिलवाड़ियाँ? वीक कर देती है डीएनए को। डिसीज लगने के चांसेस आपको ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उम्र आपकी कम हो जाती है ना? बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ सकता है। आपको पता है ना, क्रोमोसोम्स की पेयरिंग जो होती है कितनी होती है? हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर? एक्स एंड वाई 23। कभी कभार पेयरिंग अगर उलट फुलट हो जाए ना, एक ज़्यादा एक्स की हो जाए, वाई की कम हो जाए, इससे ना डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, अगर आपको पता हो तो। डाउन सिंड्रोम हो जाता है उससे, एंड आगे चलकर फिर और भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को वो बढ़ावा दे सकता है। इट्स स्किज़ोफ्रेनिया, रिटार्डेशन। ओके, जैसे कहते हैं ना दिमाग में वायरिंग, केमिकल वायरिंग बदल जाना, वो सब। तो इट गोज अगेंस्ट द बायोलॉजिकल एम ऑफ मीटिंग विच इज द शफलिंग ऑफ डीएनए। मीटिंग का एम ही यही होता है कि सामने वाला एक डीएनए लेकर आ रहा है, एक डीएनए दूसरा जो है स्पीशी जो है वो लेकर आ रही है। दे आर इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, मीटिंग, और उसके बाद जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा उसके अंदर दोनों की आदतें, जीन्स, क्रोमोसोम्स होंगे, जिनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर, बिहेवियरल फीचर्स कुछ इस प्रकार से होंगे कि वो एक हेल्थी ऑफस्प्रिंग बनकर पैदा हो। राइट, यही होता है मेटिंग का एम। इन ब्रीडिंग जो होता है इट लिमिट्स द जीन पूल और एक फिनोमेना को पैदा करता है, उसको हम लोग कहते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, जिसकी वजह से अल्टीमेटली पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू लैक ऑफ हेल्थी मेट्स। अब पता है दिक्कत क्या होती है? आप ही सोचो कि बच्चे चलो हो तो जाएंगे, उनको बढ़ाना ही है कैसे भी करके। ये भी आगे चलकर पॉसिबल है कि एक जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, 7-8 जनरेशन के बाद आपके अंदर बच्चे पैदा करने की क्षमता ही खत्म हो जाए। आप इलाज पे इलाज करवाते फिर रहे हो कि पता नहीं मेरी वाइफ में दिक्कत है कि मुझ में दिक्कत है, क्या हो गया, कहीं विक्की डोनर तो नहीं बनना पड़ेगा, या विक्की डोनर की हेल्प तो नहीं लेनी पड़ेगी। बच्चे ही नहीं हो पा रहे, पता चला। और उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है ये फैक्टर, इन ब्रीडिंग। एंड देयर इज एन इंक्रीज रिस्क ऑफ लोकल एक्सटेंशन। भाई वो स्पीशीज तो लोकली मिल रही थी ना, आपस में इनब्रीडिंग करते 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 अपने आप को लुप्त कर मारा। और ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ये रीजन किसको दे रहा है? भटक मत जाना रास्ते से, अपने पारसियों पर दिमाग लेकर या किसी स्पीशी पे लेकर मत चला जाना इसको। वापस आ जाओ इस टॉपिक के ऊपर। हम लोग बात कर रहे हैं हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन की, हैबिटेट लॉस की। अब उसकी वजह से होता क्या है, जो ये जीन पूल होता है ना वो बहुत लिमिटेड रह जाता है, क्योंकि बाकी सारी स्पीशीज हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन की वजह से कहीं और चली जाती हैं, तो कोई मिलता ही नहीं है फिर उनको। अब याद है एलिफेंट को जब कोई नहीं मिलता 30 साल तक, तो वो क्या करता है? दूसरी हथनियों पे डोरे डालने के लिए अदाएं मारता है, जो क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? मस। याद है? और पटा लेता है ना उसके बाद श्रेया वो किसी ना किसी को। अब सोचो जरा, वो हथनी ना मिले तो क्या शेरनी को पटाने निकलेगा वो? चलो ये तो एक एक्सट्रीम एग्जांपल हो गया, नॉनसेंस बात हो गई। ये तो हथनी में ही वो हथनी उसकी बहन हो। एनिमल्स भी ये हरकतें नहीं करते हैं, पता है? नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि सेम, मतलब बहुत क्लोज, क्या कहते हैं, बहुत क्लोज जीन पूल के साथ मेटे करना, ये नहीं करते हैं हरकतें।
अरे अब मतलब वैसे कह रहा हूँ, मतलब मैं मेजोरिटी ऑफ द, हाँ वो अलग बात है ना। नहीं होता तो है श्रेया, मतलब मैं वैसे कह रहा हूँ कि मतलब वो बसते हैं इस चीज़, मैं एलिफेंट का एग्जाम्पल इसलिए तो दे रहा हूँ मैं आपको। हाँ उनमें होता है, यस बहुत सारे एनिमल्स में होता है, लेकिन ये जो बड़े मैमल्स होते हैं और जिनमें कॉग्निटिव सिस्टम काफ़ी अच्छा माना जाता है, वो नहीं करते हैं। अब हाथियों के, ये जो हाथी के ग्रुप का लीडर कौन होता है? मेल एलिफेंट फीमेल एलिफेंट? फीमेल है ना, और ये यूपीएससी ने पूछा भी था 2020 में। अब जो जीन्स होते हैं डीएनए के अंदर, इट फॉल्स इनटू टू कैटेगरीज, डोमिनेंट और रिसेसिव। इफ वन ऑफ द जीन्स इन द पेयर इज डोमिनेंट, देन द रिजल्ट इज दैट, वो जो भी एनिमल या ऑर्गेनिज्म है, इट गेन्स द ट्रेट ऑफ द डोमिनेंट जीन। अगर कोई भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बिहेवियर अगर ये ओरिजिनेट हो रहे हैं फ्रॉम रिसेसिव जीन, तो ऑर्गेनिज्म को दोनों जीन्स चाहिए, इट नीड्स बोथ जीन्स टू बी रिसेसिव। टाइप्स मतलब एक प्रकार से टाइप ऑफ जीन्स हैं, डीएनए की कैटेगरीज हैं बेसिकली ये। ज़्यादा अच्छे से आपको बायो में समझ में आएगा ये प्रोसेस, और इसी के बेसिस पर बड़े सारे जो साइंटिफिक टेक्निक्स हैं ये बन गई हैं, लाइक कॉन्सेप्ट, लाइक मैं आपको दिखाऊं, इसकी वजह से भी जीन्स ऑल्ट्रेशन की पॉसिबिलिटी हो जाती है कभी कभार। ये बता साइंटिफिक टेक्निक है, सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं और भी बता रहा हूँ बस इसके बारे में आपको। कहाँ गया ये 3 पेरेंट बेबी? ये क्वेश्चन पेंडिंग है बहुत टाइम से यूपीएससी में, 2018 से एक बर्निंग इशू है पूरी दुनिया के साइंटिस्टों के लिए, 3 पेरेंट बेबी का कंसेप्ट। तो अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बिकॉज कुछ कुछ जो कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स होते हैं, मतलब कुछ बीमारियाँ होती हैं जो जेनेटिक डिसीजेज जो होते हैं इंसानों में भी और एनिमल्स में भी, जैसे मैंने अभी आपको बताया क्रोमोसोम की पेयरिंग की इम्पेयरिंग की वजह से क्या हो सकता है, डाउन सिंड्रोम। तो दे आर कैरिड बाय रिसेसिव जीन्स। इनब्रीडिंग जो है, इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बीइंग बॉर्न विद सच कंडीशंस, कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स के साथ, जेनेटिक डिसीजेस के साथ, डिसऑर्डर्स के साथ। क्योंकि अगर पेरेंट्स इस प्रकार का रिसेसिव जीन कैरी कर रहे हैं, वो ऑफस्प्रिंग के अंदर पहुंचेगा, इस चीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोआला जो होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, जानते हो, ये कोआलास डिस्कवरी वगैरह पे आपने पक्का कभी ना कभी इनको देखा होगा। इनमें इनब्रीडिंग की टेंडेंसी होती है, करते हैं ये। अब इसकी वजह से होने क्या लगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इट हैज़ पुट द एंटायर स्पीशीज एट रिस्क ऑफ लोकल एक्सटिंक्शन बाय जस्ट वन डिसीज। किसी एक जनरेशन में आ गया, अब आने वाले जनरेशन में अब जब वो इनब्रीडिंग करते हैं, ये डिसीज आगे कैरी फॉरवर्ड होता चल रहा है, जिसकी वजह से जीने के चांसेस उनके कम होते चले जा रहे हैं। साइंटिफिक स्टडीज ये कहती हैं कोआलास के ऊपर ऑस्ट्रेलिया में। तो देख रहे हो, एक जगह का एरिया, हैबिटेट
रहने की जगह अगर लुप्त हो जाए एनिमल्स की, उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, और इनब्रीडिंग कितनी खतरनाक चीज़ है, ह्यूमंस में भी एनिमल्स में भी। ठीक है, अच्छे से समझ में आया यहाँ तक? बताओ, इनब्रीडिंग के कंसेप्ट में किसी को कोई भी दिक्कत, बेझिझक पूछो, बताओ। कुछ भी चीज़ समझ में ना आई हो, इनब्रीडिंग का मतलब समझ में ना आया हो, समझ गए ना? इंसानों के केस में मुझे कोई एग्जांपल दे सकता है इनब्रीडिंग का, जेन्युइन एग्जांपल? कोई किससे शादी कर ले तो उसको आप इनब्रीडिंग का एग्जांपल बोलोगे और उनके बच्चे पैदा हो रहे हो, बताओ। रिश्ते नातों में कुछ बताओ ऐसा। बोलो बोलो। भाई बहन, चाचा का लड़का, मासी की लड़की। इसलिए ना एक्चुअली हाँ, बात उसकी नहीं होती कि उनमें प्यार नहीं हो सकता या वो नहीं हो सकता। देखो, इंसान इंसान है, ठीक है। अब आप ना दुनिया में किसी को नहीं रोक सकते, क्योंकि आपके इमेजिनेशन में, मैं इस अर्थ की ना, आप यूनिवर्स की कभी एक रूल याद रखना। यूनिवर्स का रूल ये होता है कि यूनिवर्स कभी रूल में नहीं बनता। आपकी लिमिटेशन जहां ये जाती है ना किसी भी चीज को सोचने की, कैसा नहीं हो सकता, यूनिवर्स में वो काम हो चुका होता है। देयर आर सम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, कभी पढ़ाऊंगा एथिक्स के पेपर के अंदर। लोग इस कदर उत्तेजित होकर इतने पागल होते हैं, हो जाते हैं, मतलब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की वजह से, वो एनिमल्स के साथ सेक्स करते हैं और डेड बॉडीज के साथ सेक्स करते हैं। हॉस्पिटल्स में कई सारे लोगों के अंदर, वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर टेंडेंसी देखी गई है, साइकोलॉजी वहीं से आई है, कि लोग या स्टाफ या जिनको भी मतलब वो होता है डॉक्टर्स, वो वेट कर रहे होते थे कि ये पेशेंट कब मरे, या जानबूझ के हम इसको मार दें ताकि हम रात भर इसके साथ सेक्स कर सकें। एनिमल्स वो इसलिए घर पे रख रहे हैं ताकि उनके साथ सेक्स कर सकें। एक पर्सन, स्किज़ोफ्रीनिया की उसको बीमारी थी, उसकी केस स्टडी है। 27 साल तक आई थिंक वो जेल में रहा था, या फिर अल्टीमेटली वो उसने अपने आप को मार ही लिया था। एक रात के लिए उसको कुछ खाने को नहीं मिला। आई थिंक अगर आपने साइकोलॉजी के लेक्चर्स अटेंड करे थे, मयूर आप थे आई थिंक, मैंने आपको बताया था उसके अंदर, उसको कुछ खाने को नहीं मिला था एक रात के लिए, और वो फोक जो रात को उसके लिए डिनर आया था, उस फोक से अपनी आंख निकाल कर खा गया था वो रातों रात। ये ओरिजिनल केसेस है। तो ये जो मूवीज़ है ना, लाइक भूल भुलैया, जिसके अंदर मोंजेलिका को बीमारी होती है स्किज़ोफ्रेनिया की, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, वो भी स्किज़ोफ्रेनिया के प्रकार होता है। या फिर लगे रहो मुन्ना भाई में उसको गांधी जी दिखते हैं, अगेन विजुअल सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। ये सारी चीज़ें रियल में होती हैं, ठीक है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।